वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद ख़ान और आप देख रहे हैं ख़ान चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल पीएसएल का फ़ाइनल खेला गया, जिसमें हमारे फाइनल में टीम में थी वो मुल्तान सुल्तान और हमारे पास लाहौर कलंदर थी। और लाहौर कलंदर ने बहुत ही शानदार खेल पेश किया। हालांकि हमारे पास जो मुल्तान सुल्तान थी वो भी आउटस्टैंडिंग खेल पेश कर रही थी। अगर हम पीएसएल के स्टार्टिंग से देखें, हमारे पास शुरू से ही फर्स्ट मैच से ही मुल्तान सुल्तान के सामने तो कोई टीम भी टिक नहीं पाई। लेकिन पहले भी इनको एक मैच जो हराया गया पूरे टूर्नामेंट के अंदर, वो भी लाहौर ने हराया। और जो अब मैच हारा है वो भी लाहौर ने हराया है। मेरा ख्याल है कि इनके साथ जो टक्कर ले सकती थी या इनको जो टीम हरा सकती थी वो लाहौर ही थी। क्यों? क्योंकि लाहौर के पास कम्बिनेशन जो था वो कमाल का था, और मुल्तान सुल्तान के पास भी जो कम्बिनेशन था वो कमाल का था। अब फ़र्क कहाँ पे पड़ा है? फ़र्क पड़ा है फास्ट बॉलिंग में। अब जो फास्ट बॉलर हमारे पास थे लाहौर के, वो बड़े जोश जज्बे के साथ खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलर थे। और जो बॉलर थे मुल्तान सुल्तान के पास, उनके बॉलर जो थे वो यंगस्टर थे, दहानी की सूरत में देख लें। और उनके पास खुशदिल शाह जो है वो भी एक तरह का यंगस्टर है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है उससे। ठीक है, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अगर आप देखें तो दहानी ने शायद इस टूर्नामेंट में ब्रिलियंट बॉलिंग की है, बल्कि पिछले टूर्नामेंट में भी बहुत बॉलिंग ज़बरदस्त की थी। इस दफ़ा भी उसने लाजवाब बॉलिंग की है। बल्कि पिछले पीएसएल की निस्बत इस पीएसएल में थोड़ी सी मुझे उसकी बॉलिंग में कमी नज़र आई है। जैसे पहले पीएसएल में, लास्ट एडिशन में उसने बॉलिंग की थी, उसमें तो उसने सबको हैरान कर दिया था और विकेट टेकर भी था फ़र्स्ट पोजीशन पे। लेकिन इस दफ़ा वो फ़र्स्ट पोजीशन पे भी नहीं आ सके। और उसके अलावा लेकिन ये नहीं है कि वो बॉलिंग के टॉप 5 से बाहर निकल गए, नहीं, वो टॉप 5 में ही है। ठीक है, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन जो बॉलिंग की है शहीन शाह अफरीदी ने, जो बॉलिंग की है हारिस रऊफ़ ने, जो बॉलिंग की है ज़मान ख़ान ने, अगर इन तीनों को मैं पहले नंबर पे कंसीडर करूं तो मुझे कोई डाउट नहीं है। और फोर्थ नंबर पे अगर मैं कंसीडर करूं तो वो दहानी है, शाहनवाज़ दहानी। तो इन चारों ने, ये हमारे चारों हीरोज़ हैं, बहुत ही उम्दा बॉलिंग की। अगर हम स्पिनर में बॉलिंग करें, स्पिनर में आ जाए तो खुशदिल शाह ने लाजवाब बॉलिंग की है। खुशदिल शाह ने वाकई जब भी उसको बॉलिंग पे लगाया कि उसने विकेट्स लेकर दी हैं। और इस तरह स्पिन डिपार्टमेंट में आ जाए तो इमरान ताहिर, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। इमरान ताहिर ने भी बहुत कमाल की बॉलिंग की, शानदार बॉलिंग की। और अगर हम बात करें राशिद खान की, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। राशिद खान ने भी लाजवाब बॉलिंग की है। राशिद खान ने भी चार चांद लगाए हैं। इसी तरह अगर हम बात करें ऑलराउंडर के अंदर, ऑलराउंडर में हमें एक तो खुशदिल शाह नज़र आता है, और बल्कि राशिद खान ने भी बहुत ज़बरदस्त सिक्स लगाए हैं, बहुत ज़बरदस्त एंड पे आके कैमियो किया है। इसी तरह अगर हम बात करें इस दफ़ा हमारे फ़हीम अशरफ की, तो फ़हीम अशरफ ने बॉलिंग भी अच्छी की है, इतनी मार नहीं खाई। कोई एक आधा ओवर लग ही जाता है किसी मैच में, लेकिन उसने अच्छी बॉलिंग की है। और इसी तरह अगर हम बात करें उसकी बैटिंग की, उसने एंड पे आके कई दफ़ा बहुत ही एक तरह का कैमियो किया है। कई दफ़ा आके उसने हिटिंग की है, कई दफ़ा आके उसने मैच का जो है वो पासा ही पलट दिया। इसी तरह ये तो हमारे मेन बॉलर थे जो हमारे बिल्कुल सामने। इन सब से जो अगर मैं अच्छी बॉलिंग देखूं, इन सब स्पिनर से ऊपर बॉलिंग देखूं, तो वो मुझे नज़र आती है शादाब खान की। वो मुझे आती है नज़र शादाब खान की। क्यों?
क्योंकि शादाब खान ने एक मैजिकली बॉलिंग स्पेल की है, मैजिकली बॉलिंग स्पेल। जब भी आए हैं उसने विकेट्स लिए हैं, जब भी आए हैं उसने विकेट्स लिए हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें उसकी बैटिंग की, तो मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं है कि वो बॉलर है, वो तो एक बैट्समैन मुझे नज़र आता रहा है। जब आया उसने आते ही सिक्स लगाने शुरू कर दिए, जब आया उसने मतलब पार्टनरशिप बनानी शुरू कर दी, जब आया उसने मैच को वन साइडेड करना शुरू कर दिया। हत्ता कि वो मैच जो एक हारा था मैच लाहौर से, मुझे याद है, उसमें भी वो अकेला ही लड़ता रहा था। उसके साथ कोई भी साथ एक आधा भी और दे जाता, थोड़ी बहुत पार्टनरशिप बना जाता, तो वो मैच ये ले जाते। लेकिन वो अकेला शादाब खान ही लड़ता रहा। इसी तरह इसका मतलब है पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है क्रिकेटर में, और पाकिस्तान की क्रिकेटिंग जो है वो बहुत टॉप पे जा रही है, दुनिया सलाम कर रही है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया आ रही है फुल स्ट्रेंथ के साथ, बल्कि ऑस्ट्रेलिया आ चुकी है। हमने देखा है कि वो परसों शाम को 5 बजे वहाँ से रवाना हुए थे और सुबह सुबह वो यहाँ पे लैंड कर गए। 14 घंटे की मुसाफत के बाद 9-10 बजे वो यहाँ पहुँच गए थे, बल्कि 8 बजे पहुँच गए थे, 8-9 बजे कल पहुँच गए थे सुबह सुबह। और आते ही उन्होंने अपने बयान देना जारी कर दिए हैं, जैसा कि पैट कमिंस ने कहा है, उनके कैप्टन ने, उनके स्कीपर ने, कि भाई पाकिस्तान जो है एक महफूज मुल्क है, यहाँ की सिक्योरिटी से हम सेटिस्फाइड है। और इसी तरह अगर हम देखें उनके डेविड वार्नर को, उसने एक ट्वीट किया है, उसने कहा है कि भाई क्या ही खूबसूरत सूबा है, और मुतासर हूँ मैं पाकिस्तान के। बल्कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मौसम है, जो वेदर है, बड़ा कमाल का है। आप बता रहे उनके वेदर, मेरा ख्याल है ज़्यादा गर्मी होती है आजकल, इतना मौसम उनका ठीक नहीं होता। जब हमारे यहाँ सर्दियाँ होती है तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, तो अब उनका कैसा वेदर होगा। लेकिन जब वो यहाँ पे आए हैं, और हमारा वैसे भी इस्लामाबाद का हमारे पास जो वेदर होता है वो कमाल का ही होता है पूरा साल। आजकल तो ये बहार आई हुई है, बहार का मौसम चल रहा है, तो आजकल तो आउटस्टैंडिंग चल रहा है, ऊपर से बारिशें हो रही हैं और बड़ा मतलब खिला खिला सा मौसम है आजकल। जैसा कि अभी भी मैं धूप में बैठा हूँ, ग्राउंड में बैठा हूँ, ना धूप लग रही है, ना छाँव की ज़रूरत है, ना ख़ास धूप की ज़रूरत है, ना हवा की ज़रूरत है, ना सर्दी फील हो रही है, ना गर्मी फील हो रही है। तो इस जैसा मौसम अगर किसी को मिलेगा तो वो तो कहेंगे ना, डेविड वार्नर ने तो कहना ही है क्या क्या मौसम मिला है हमें। यही तो पाकिस्तान की खूबसूरती है। अगर हम देखें, यही तो पाकिस्तान की खूबसूरती है कि मतलब पाकिस्तान में चारों सूबे हैं और चारों मौसम है पाकिस्तान में। पर पाकिस्तान में पहाड़ भी हैं, पाकिस्तान में मैदान भी हैं, पाकिस्तान में खेत भी हैं, पाकिस्तान में हरियाली सब कुछ है। और पाकिस्तान में मदनियात, पाकिस्तान हर चीज़ से माला माल है। पाकिस्तान में चारों मौसम है, चाहे ख़ज़ा की बात करें, बहार की बात करें, गर्मी की बात करें, सर्दी की बात करें। तो भाई फिर ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे आएगा, जब हमारा मौसम देखेगा हैरान तो होगा ना। बल्कि पूरी दुनिया हैरान होती है, पर पूरी दुनिया की नज़रें भी लगी हुई है पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर ले। चलें, बहरहाल ये एक साइड पे चली गई बात, वापस आते हैं। अब पाकिस्तान को एक झटका भी लग चुका है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। क्या? हसन अली और फ़हीम अशरफ की सूरत में। हसन अली का तो चलो हो जाएगा, उसकी तो इतनी ख़ास बॉलिंग मुझे इधर भी देखने में नहीं आई नज़र। PSL में भी उसने मार खाई है, PSL में। और हसन अली जो है वैसे बहुत अच्छी, पिछले साल उन्होंने टेस्ट के अंदर बहुत अच्छी बॉलिंग की है, इसमें कोई शक नहीं है। विकेट टेकर टॉप पोजीशन पे रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें, मुझे हसन अली की निस्बत हारिस रऊफ़ में ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है, और तहानी में मुझे बहुत पोटेंशियल नज़र आता है। और मोहम्मद अब्बास बाहर रिज़र्व में बैठे हैं, नसीम शाह में पोटेंशियल नज़र आता है, उसकी
मतलब बहुत ज़्यादा पेस भी है, वो बाहर बैठे हैं, तो उसका तो मुझे नहीं लगता कि इतना ख़ास फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान शाहीन को खिला लेगा, पाकिस्तान हारिस को खिला लेगा, पाकिस्तान नसीम को खिला लेगा। लेकिन अगर हम बात करें फ़हीम अशरफ की, तो फ़हीम अशरफ का फ़र्क पड़ेगा। फ़हीम अशरफ ने लास्ट कुछ मैच जो जितवाए हैं ना, ऑलराउंडर मतलब की नज़र में वो नज़र आए हैं। उसने बहुत ज़्यादा कमाल की बैटिंग की है पीछे कुछ अर्सा में, हम देख लें, चाहे वो न्यूजीलैंड में हम देखें, चाहे वो साउथ अफ्रीका में देखें, चाहे वो बांग्लादेश में हम देखें, तो चाहे जिम्बाब्वे में देखें, तो उसकी बैटिंग जो है ना वो फ़र्क डालती रही है टेस्ट मैचेस में, वो फ़र्क डालती रही है, मैच को कहीं ना कहीं पहुंचाती रही है। जहाँ पे पाकिस्तान थोड़ा क्लैप करती रही बैटिंग, वहाँ पे आकर फ़हीम अशरफ ने उसको सहारा दिया। जहाँ पे पाकिस्तान स्लो खेल रहा है, वहाँ पे फ़हीम अशरफ ने आके थोड़ी सी तेज़ हिटिंग की है और पाकिस्तान के स्कोर को तेज़ी से आगे बढ़ाया। तो फ़हीम अशरफ जो ऑलराउंडर था, उसकी जगह पे अगर वो मोहम्मद नवाज़ को डाल लेते, ठीक है, मोहम्मद नवाज़ भी बैटिंग भी कर जाते, अच्छी बॉलिंग भी कर जाते, तेज़ बैटिंग भी, लेकिन अब वो भी इंजर्ड हो गए हैं। अब हमारे पास फ़हीम अशरफ भी इंजर्ड हो गए हैं, हमारे हसन अली भी इंजर्ड हो गए हैं। अब कम्बिनेशन क्या बनेगा, कम्बिनेशन क्या बनेगा? अब कम्बिनेशन में हमारे पास एक तो चलो ओपनर जो है वो अब्दुल्ला शफीक खेल लेंगे, दूसरा ओपनर जो हमारे साथ था आबिद अली, जो कमाल की बैटिंग कर रहे थे, कमाल की बैटिंग कर रहे थे। अभी हमने हालिया ही बांग्लादेश में देखा कि वो दोनों ही ओपनर ही जो है स्कोर पूरा कर लिया। उनकी स्टोरी, उनकी जो जोड़ी है वो बनी हुई थी, अब वो भी इंजर्ड है, वो भी मतलब वो दिल की बीमारी में मुब्तला है। अब माशाल्लाह बेहतर हो रहे हैं, अल्लाह करे कि वो जल्द मैदानों में आ जाएं, लेकिन वो भी एक तरह का पाकिस्तान को धचका लगा है। अब पाकिस्तान किन को खिलाएगा? अब पाकिस्तान मतलब ओपनर में शान मसूद अच्छा है, शान मसूद को खिला लें। चलें, अगर वो शान मसूद के साथ जाता है पाकिस्तान, इसके साथ आबिद अली के साथ, आबिद अली तो बाहर हो गया, अब्दुल्ला शफीक के साथ, उसके बाद हमारे अज़हर अली आ जाएंगे। अज़हर अली ने भी कुछ ख़ास नहीं किया कुछ अरसे से, कभी कभी एक आधी इनिंग्स खेल ली, लेकिन अब उसकी वो फॉर्म नज़र नहीं आती जो कभी हुआ करती थी। चलें, दुआ करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वो भी अच्छा खेलें। इसी तरह हमारे पास उसके बाद हमारे आ जाएंगे बाबर आज़म आ जाएंगे। बाबर आज़म ने कुछ अर्सा से हमने देखा है, बांग्लादेश में भी उसने टेस्ट सीरीज़ अच्छी नहीं खेली, उसने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेले ही नहीं थे, उसके बाद जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी अच्छी नहीं खेली। इसका मतलब है कि उसकी फॉर्म टेस्ट में अच्छी नहीं जा रही, लेकिन उसको फॉर्म की ज़रूरत तो नहीं है। उसकी T20 में, वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई थी, वनडे में उसने मतलब प्लेयर ऑफ द मतलब ईयर जीता है। इसी तरह अब उसको ज़रूरत तो नहीं है फॉर्म की, लेकिन अब मसला ये भी है कि हमारे पास मसला ये भी है कि हेलीकॉप्टर निगरानी कर रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी की वजह से। अच्छा जी, अब मसला तो नहीं है उसकी फॉर्म का, लेकिन थोड़ा सा खदशा ज़रूर है। कैसे? जैसा कि अभी हमने देखा कराची किंग्स की टीम की वो क़यादत कर रहे थे PSL 7 के अंदर, लेकिन क्या हुआ, उसकी टीम एक मैच जीती है, 9 मैच उसने हारे हैं, एक मैच जीता है, और उसकी अपनी परफॉर्मेंस देख लें तो वो भी कुछ अच्छी नहीं है। मतलब वो T20 को भी वनडे बना के और टेस्ट बना के खेलते रहे हैं, और कप्तानी की बात कर लें, एक मैच भी नहीं जीता। वो एक मैच जीता है, वो लाहौर से जीता है, वो लाहौर क्लैप कर गया, कराची किंग जीत गया, उन्हें ऐसा ही सूट कर रहा था, उनका लो स्कोरिंग था, 150 था, तो उन्होंने बना लिया। अगर थोड़ा सा 160-170 होता तो मेरा ख्याल है कराची वो भी हार जाता। और इसकी अपनी परफॉर्मेंस देखें बाबर आज़म की, तो उसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। शर्जील खान के ऊपर उम्मीदें थी, उन्होंने भी अच्छी नहीं की। मिल मिला के अब ये है कि प्रेशर तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, बाबर आज़म के ऊपर प्रेशर है।
अब उसकी कप्तानी के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि अभी वो हालिया ही PSL में वो इतनी बुरी परफॉर्मेंस देकर आए हैं। तो अभी वो उसका अगर प्रेशर वो ऑस्ट्रेलिया की में लेगा तो पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है। लेकिन हमारी दुआ है और यकीन है, उम्मीद है कि बाबर आजम जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो नहीं मतलब प्रेशर लेंगे। उसे PSL एक हफ़्ता होने वाला है, अभी भी 2-4 दिन और भी हैं। तो 4 मार्च से जो मैच स्टार्ट होगा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, तो उसे 10 दिन है रिलैक्स होने के लिए। प्रैक्टिस में वो PSL भूल जाएगा। PSL कल ख़त्म भी हो गया है। तो जब वो चीज़ एक चल रही होती है तो और प्रेशर होता है, जब ख़त्म हो जाती है तो 1-2 दिन 4 दिन के अंदर इंसान भूल जाता है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो सारा फोकस उनका ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आ जाएगा और आ भी जाना चाहिए। और यही पाकिस्तान और बाबर आजम के हक़ में बेटर है। ऊपर से उसके ऊपर ये भी प्रेशर आ सकता है कि कप्तानी क्यों, क्योंकि शहनशाह अफरीदी ने कितनी बेहतरीन कप्तानी की है PSL में, रिजवान ने कितनी कप्तानी बेहतरीन की है PSL में, शदाब ने कितनी बेहतरीन कप्तानी की है PSL में। तो ये चीज़ें बाबर आजम को भी सोचनी चाहिए कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर कौम, PCB, बोर्ड सब किसकी तरफ देखेंगे, तो किसी दूसरे कप्तान की तरफ देखेंगे। लेकिन अभी ना देखना चाहिए, ना कुछ होना चाहिए, ना ग्रुपिंग करनी चाहिए, ना प्रेशर डालना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, बाबर आजम के ऊपर इंसार करना चाहिए, डिपेंड करना चाहिए। बाबर आजम को खुली छुट्टी देनी चाहिए, बाबर आजम को इत्मीनान देना चाहिए, कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि भाई आप ही हमारे कप्तान हो और आप ही हमारे कप्तान रहेंगे। कोई बात नहीं है, कहते मैच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कहते टूर्नामेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलें, बहरहाल बाबर आजम इंशाल्लाह बड़ी टीम के साथ हमेशा वो अच्छा खेलते हैं तो अच्छा खेलेंगे। उसके बाद बात करते हैं फ़वाद आलम की। फ़वाद आलम चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो जिम्बाब्वे हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अफ्रीका हो, वो किसी टीम को नहीं देख रहे और ना ही वो ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, मुझे यकीन है। और ना ही वो ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे कि आगे ऑस्ट्रेलिया खेल रही है या कौन खेल रहा है। उसने क्या करना है, उसने आना है सेंचुरी मारनी है, आना है सेंचुरी मारनी। उसके हर मैच में एक सेंचुरी पक्की है, हर एक मैच में सेंचुरी बन रही है। चलें, बहरहाल देखते हैं कि इस दफ़ा वाकई ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वो सेंचुरी बनाते हैं। अब मेरा तो ख्याल है कि 3 टेस्ट मैच हैं और तीनों टेस्ट में, पहली में ना दूसरी में, दूसरी में ना पहली में, मतलब 3 टेस्ट में 3 सेंचुरियाँ तो फ़वाद आलम की तरफ हमें चाहिए, हर सूरत चाहिए, ताकि उन लोगों के मुंह पे तमाचा लगे जिन्होंने इसके 10 साल ज़ाया किए। इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान दिया है, उसको बाहर रख के। फ़वाद आलम जैसा बैट्समैन 10 साल अपने ज़िंदगी के, अपने फ्यूचर के जो ख़राब इन PCB वालों ने किए हैं, बोर्ड ने किए हैं, कौम के इन्होंने 10 साल ज़ाया किए हैं। कौम का एक हीरो जो है उसको इन्होंने छुपाए रखा है। पूरी दुनिया में मेरे साथी पाकिस्तान हर जगह से आवाज़ उठी है, फ़वाद आलम को लाओ, फ़वाद आलम को लाओ, फ़वाद आलम को लाओ। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो कल्चर ही नहीं है ऐसा कि मेरिट पे कोई आ जाए, बस जिसका दाव लगा है वो लगाए रखता है। अच्छा चलें, बहरहाल जो हुआ सो हुआ। अब फ़वाद आलम आए हैं, फ़वाद आलम ने क्या कमाल परफॉर्मेंस दी है, तो उम्मीद करते हैं ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी देते रहेंगे। तो इसी तरह उसके बाद हमारे पास फ़हीम अशरफ की सूरत में मतलब अच्छा कमबैक होगा। चलें, फ़वाद आलम के बाद हमारे पास मोहम्मद रिजवान हैं, जिनकी फॉर्म लगी हुई है, चाहे वो T20 हो, वनडे हो या वो टेस्ट हो। उन्होंने न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड के बॉलिंग अटैक के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की थी। और जहाँ पे हमारे सारे खिलाड़ी क्लैप कर रहे थे, वहाँ पे मोहम्मद रिजवान ही थे जिन्होंने उनके बॉलर्स को अच्छी खासी उनकी पिटाई की थी। और इसी तरह अगर हम अदर्स जो पिछले साल हुए हैं दौरे, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और इसी तरह हमारे पास अगर बात करें जिम्बाब्वे, अफ्रीका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड, इन सब में उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। अब इनके साथ जो साथ देना है टेल एंडर में, वो कौन है? उसमें एक तो नुमान अली है। नुमान अली ने पीछे जो बॉलिंग की थी बांग्लादेश के ख़िलाफ़, कोई भी विकेट नहीं ले सके थे। तो अब पाकिस्तान को सोचना चाहिए अब नुमान अली के बारे में भी। नुमान अली की मुझे इतनी ना तो ख़ास बॉलिंग लगती है, उनकी जगह पे स्पिनिंग जो है वो शादाब खान को ले आना चाहिए, या फिर पाकिस्तान
किसी और बॉलर की जानब देखे, नुमान अली में मुझे पोटेंशियल नज़र नहीं आता कि नुमान अली जो है वो बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग कर जाएंगे। नुमान अली नहीं, लेकिन नुमान अली की बैटिंग अच्छी है, ये मानना पड़ेगा। नुमान अली बैटिंग बहुत अच्छी कर जाते हैं, बहुत तेज़ी से और बड़ी पार्टनरशिप बना लेते हैं, बड़ी 50 मार देते हैं अक्सर। तो नुमान अली की बैटिंग तो है, लेकिन अब थोड़ी सी उसकी एज भी ज़्यादा है, बॉलिंग भी उसमें इतनी जान नज़र नहीं आती। तो अब पाकिस्तान मतलब जो है ना, इसका मुतबादल देखना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ़, ये दो खेलेंगे। इन दोनों की टेस्ट में तो इतनी बैटिंग कभी नहीं हमने देखी, बस ये तो है क्योंकि हीट वगैरह लगा लें, लेकिन हाँ, वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए शहनशाह अफरीदी की वो इनिंग्स जिसमें उन्होंने लाजवाब करके रख दिया था इस्लामाबाद को। तो बहरहाल हमारे पास इस्लामाबाद नहीं थी, वो पेशावर थी, सॉरी, जिसमें पेशावर वालों को इसने छक्के मारे थे। क्या कमाल के छक्के मारे, 200 से भी ऊपर से स्ट्राइक रेट से उनको इन्होंने धोया था और अनबिलीवेबल मैच जो है वो टाई कर दिया था। तो वही एक टाई मैच हुआ पूरे PSL में। तो कहता था 2-4 टाई हो जाएं ताकि मज़ा आए सुपर ओवर देखने का, क्योंकि टाई मैच होता है तो उसका एक अलग ही मतलब मज़ा होता है। बहरहाल इसने क्या कमाल की बैटिंग वहाँ की थी, क्या 6 लगाए थे भाई वहाँ पे। बाद में वो जीत गए थे सुपर ओवर की वजह से, वो वहाब रियाज के टॉप यॉर्कर और टॉप ओवर की वजह से पेशावर। लेकिन एक दफ़ा तो भाई अब शाही ने अपना काम कर दिया, उसके बाद वो नहीं खेल सके, उनके ओपनर्स, ना वो ब्रोक से कुछ हुआ और ना ही कोई फ़खर जमान से कुछ हुआ। कुछ बॉलिंग की जो लेंथ और यॉर्कर इतनी ज़बरदस्त उसने वहाब रियाज ने मारी थी कि अनबिलीवेबल। चलें, बहरहाल उसमें जो उसने 39 रन 39 रन बनाए थे शहनशाह अफरीदी ने, कमाल कर दिया था। अब यहाँ टेस्ट में देखते हैं कि उस तरह की कोई हमें इनिंग्स मिल जाए 30-40 रन की। हसन अली उसके अलावा हुआ करते थे तो वो काफ़ी मतलब जो है फ़र्क डालते थे। हसन अली जो थे वो फ़र्क डालते थे हर टेस्ट मैच में, वो अपना कैमियो दे के चले जाते थे अफ्रीका के ख़िलाफ़, बांग्लादेश के ख़िलाफ़, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, हत्ता के ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ उसने जब भी आए हैं तो उसने 1-2 छक्के 1-2 चौके 15-20 रन 30 रन उसने जो बनाए हैं। उसकी जो छोटी मोटी ये जो हिटिंग होती है ये पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा देती रही है। अब देखते हैं कि क्या ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उस जैसा कोई कारनामा सर अंजाम दे सकता है, क्योंकि अब हसन अली तो खेलेंगे नहीं, वो तो इंजर्ड हो चुके हैं। अगर वो होते बॉलिंग के साथ साथ उसकी बैटिंग को भी देखने में इंजॉय आता है, हम इंजॉय करते हैं। चलें, बहरहाल उसकी जगह पे अब क्या करते हैं देखते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें ये साजिद जो हैं हमारे स्पिन बॉलर, अब ये साजिद साहब क्या करते हैं, साजिद की बैटिंग तो थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ी सी पार्टनरशिप बना लेते हैं, थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं, चौके छक्के थोड़े बॉल लगा लेते हैं। तो बैट्समैन तो नहीं है, वो तो एक बॉलर ही है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी कोई गेंद को रोक लेते हैं, साथ दे सकते हैं, देना चाहें तो मतलब जब ज़रूरत हो तो वो काम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ विकेट रोक सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर नसीम शाह को बॉलिंग का मौका देते हैं ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, तो मेरा ख्याल है कि ये जो नसीम शाह है इससे बिल्कुल भी बैटिंग नहीं होती। अब ये हमारा 11 का कम्बिनेशन होगा। अभी इन्होंने क्या बैटिंग करनी है, क्या बॉलिंग करनी है। बैटिंग तो इन्होंने ऐसी करनी है। अब बॉलिंग की बात कर लें, शहनशाह अफरीदी जो इन्होंने स्पेल डाला था इंडिया को, इंडिया के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप के अंदर, क्या कमाल का था, क्या कमाल का था। उन्होंने जो यार्कर मारा और बुल्ड किया था उस राहुल को, उसके अलावा जो रोहित की इसने विकेट ली, मोहम्मद आमिर की याद ताज़ा करा दी। और उस तरह का भी इसने PSL में भी ये उसी तरह के कई दफ़ा आउट किए हैं। मतलब वो इसकी स्ट्रेंथ है। अब उसी स्ट्रेंथ से अगर वो बॉलिंग करते हैं और ऑस्ट्रेलिया की जो टॉप ऑर्डर है उनको तहस नहस कर देते हैं, तो फिर पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच में वापसी, पाकिस्तान में टेस्ट मैच में आना बड़ा इजी हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें हारिस रऊफ़ की, हारिस रऊफ़ को अगर मौका मिलता है, डेब्यू हो जाता है,
तो हारिस रऊफ़ जो है उसमें भी एबिलिटी है उनको आउट करने की, उनको रोकने की, उनको तंग करने की ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को। तो अब देखते हैं कि क्या वो फिफर ले सकते हैं, 5-5 विकेटें ले सकते हैं, उम्मीद करते हैं। इस तरह नसीम शाह, इसमें कोई शक नहीं, नसीम शाह ने पहले भी टेस्ट मैच खेले हैं। नसीम शाह पेस के साथ और अच्छी लैनो लेंथ के साथ और अच्छे बाउंसर के यार्कर के साथ अच्छी बॉलिंग करते हैं। उसने पीएसएल में भी बड़े मुतासर कुन बॉलिंग के स्पेल की है। इसी तरह स्पिनर का रोल भी यहाँ पे होगा। वैसे तो रावलपिंडी में तो थोड़ा सा जो आबो हवा है और जो बॉलिंग अटैक है वो फास्ट बॉलर को ही सूट करता है, लेकिन अब देखते हैं हमारे फास्ट बॉलर वहाँ पे कैसी बॉलिंग करते हैं। लेकिन ये है कि कंडीशन पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, लेकिन वो फास्ट बॉलिंग है तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को भी बड़ा फ़ायदा होने वाला है। कुछ ना कुछ एशिया है, ऊपर से पाकिस्तान है यहाँ पे, और नहीं तो पाकिस्तान के जो स्पिन बॉलिंग है वो कुछ ना कुछ अपना रोल अदा करती है, चाहे फास्ट बॉलिंग भी उनको करती हो सूट। तो देखते हैं अब रावलपिंडी में कौन मार्का मारता है। इसी तरह हमारे साजिद अली और नुमान अली इन्हीं के साथ ही शायद जाएँ, क्योंकि लास्ट दफ़ा भी बांग्लादेश में यही दोनों थे। अब पहला मैच इनके साथ ही जाते हैं, इन्हीं स्पिन अटैक के साथ जाते हैं, फिर देखते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें रावलपिंडी के बाद लाहौर और कराची की, कराची में तो सुनने में आ रहा है और हमने देखा भी है कि कुछ थोड़ी सी बैटिंग पिचेस हैं, फ्लैट पिच है, लेकिन वहाँ पे हमने देखा है कि वहाँ भी जो है तेज़ पिचेस होती हैं, बॉलिंग को सूट कर जाती है, फास्ट बॉलिंग या स्पिन बॉलिंग को सूट कर जाती हैं, में कोई शक नहीं है। चलें देखते हैं क्या होता है। इसी तरह अगर हम बात कर लें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनर्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, कमाल के हैं ओपनर्स। उनके बाद लबुश चेंज है और उसके अलावा साथ वार्नर है। इन दोनों को अगर पाकिस्तान काबू कर लिया करे तो पाकिस्तान उनके ऊपर टाइम से हैवी हो सकता है और मैच में उन्हें दोबारा शायद ना आने दे। अगर इनमें से कोई भी खड़ा हो गया तो इनके लिए सेंचुरी मारना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें उसके बाद उस्मान ख्वाजा की, उसने भी अनबिलीवेबल अपनी इनिंग्स खेली हुई हैं और हालिया ही पीछे एशियन सीरीज़ के अंदर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उसने सेंचुरी मार दी थी जब उसको मौका मिला था। मतलब चेंज सेंचुरियाँ मारते जा रहे हैं, वार्नर सेंचुरियाँ मारते जा रहे हैं, तो ये तीनों बड़ी फॉर्म में हैं। उसके बाद हम बात करें स्मिथ की, स्मिथ भी बहुत मंझे हुए बैट्समैन हैं, लेजेंड हैं उनके, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हैं, फॉर्म का आना जाना तो लगा ही रहता है उनका, लेकिन अब अभी वो भी फॉर्म में है, वो भी अच्छा खेलते हैं, वो भी पाकिस्तान को टफ टाइम देंगे। इसी तरह उनके ट्रेविस हेड जो हैं वो भी आजकल भी छाए हुए हैं। उसने इंग्लैंड को तहस नहस करके रखा हुआ था, देख रहा था उनकी, वो भी अनबिलीवेबल बैटिंग करते हैं, उनकी भी सेंचुरियाँ से सेंचुरियाँ आती जा रही हैं। इसी तरह उनके अगर हम बॉलर्स की बात कर लें तो भाई कमाल का जो है मतलब उनका कम्बिनेशन है। बैट कम्स हैं, वो बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे थे इंग्लैंड के ख़िलाफ़, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी बैटिंग भी कर रहे थे, और बॉलिंग में तो फिफर मार रहे हैं, जो उनका बॉलर देख लें, उठा के देखें वो फिफर मार देता है। उसके अलावा बुलैंड उनके हैं, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, फास्ट बॉलर हैं, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। उसके अलावा अगर हम बात करें उसके स्टार की, मिचेल स्टार्क की, उससे कौन वाकिफ़ नहीं है। मिचेल स्टार्क की जो शॉर्कर्स हैं वो बड़ी कमाल के होते हैं, उनको फीफर मारना उनके लिए बड़ी बात नहीं है, वो पाकिस्तान को तंग करेंगे। स्टार्क जो है उनकी पेस भी बहुत ज़्यादा है। अभी अगर हम देखें बात करें कि दुनिया में जो ज़्यादा फास्ट मतलब बॉलिंग करा रहे हैं उनमें से वो टॉप पे आते हैं, उनके हम पल्ला आ रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या उनकी फॉर्म लगी रहेगी, क्या वो पाकिस्तान को फीफर मार सकेंगे, क्या वो पाकिस्तान की विकेटें गुलियाँ उड़ा सकेंगे। इसी तरह अब बात करते हैं हम उनके स्पिन अटैक के ऊपर। तो हमारे पास लाइन जो उनके हैं अच्छी बॉलिंग करवाते हैं, मंजे हुए खिलाड़ी हैं, और वो उनके सीनियर तरीन बॉलर भी हैं और स्पिनर भी हैं। इसी तरह अगर हम बात करें
उनके दरमियान में ऑलराउंडर की वो भी अच्छी खासी वो भी साथ दे रहे हैं उनकी बैटिंग बॉलिंग का। चलें अब देखते हैं कि वो किस कम्बिनेशन के साथ आते हैं। तो ये तो सूरत हाल थी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की और पीएसएल की। लेकिन पीएसएल में जैसे मैंने लाहौर की तारीफ़ की, लेकिन हमें मुल्तान की भी तारीफ़ करनी चाहिए। मुल्तान की भी तारीफ़ करनी चाहिए क्योंकि मुल्तान के मोहम्मद रिजवान ने कल जैसे स्माइल से वेलकम किया अपनी हार को, तो उसने शो किया है कि मुझ में अपने आप को कंट्रोल करने का, अपने जज्बात को कंट्रोल करने का हौसला भी है और नेक्स्ट लड़ने का हौसला भी है। और उसने कहा है कि हम ठीक है, आज हमारा दिन नहीं था, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पीएसएल में जो है इससे बेटर होकर आएंगे। वैसे उनकी अगर हम देखें एक फ़ाइनल मैच के अलावा वो छाए रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में। उनके बॉलर हों या उनके बैट्समैन हों, टिम डेविड हों जिन्होंने सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं, कल भी मैंने बताया था 21 सिक्सेस लगाए हैं, 21 छक्के लगाए हैं सबसे ज़्यादा, जो सबसे ऊपर। इसी तरह अगर हम बात करें उनके रैली रोसो की, उन्होंने क्या कैमियो दिए हैं कई दफ़ा, कई मतलब उन्होंने जो हिटिंग की है, पावर हिटिंग की है, कमाल कर दिया है। शान मसूद और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी की बात करें तो अनबिलीवेबल वो स्कोर भी बड़ी तेज़ी से बनाते हैं, पार्टनरशिप भी बनाते हैं, विकेट भी नहीं देते रहे। इसी तरह अगर हम आ जाएँ खुशदिल शाह के ऊपर, उन्होंने जो आते ही हिटिंग करते रहे हैं, जो उन्होंने हिटिंग की है कमाल कर दिया है, जो उन्होंने फिर बॉलिंग की है कमाल कर दी। इस तरह उनके शान मस्तानी है, उन्होंने जो कमाल की बॉलिंग की है, कमाल के यार्कर बाउंसर की हैं। और इस तरह सबसे ज़्यादा मैं बात उनके ऊपर भी करना चाहूँगा, डेविड वैली, उनके जो वैली इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, उनकी भी बॉलिंग देखने का मज़ा आता रहा है। क्या स्विंग करते हैं, क्या बॉलिंग करते हैं, क्या लेनो लेंथ के साथ बॉलिंग करते रहे हैं। तो बहरहाल वो भी अनबिलीवेबल था। उसके बाद उनके इमरान ताहिर, उन्होंने अपना जादू जगाए रखा है, अपनी जो है स्पिन बॉलिंग को जगाए रखा है, उन्होंने भी कमाल की बॉलिंग की है। इसी तरह अगर हम बात करें इससे आगे उनकी लक के ऊपर, तो मेरा ख्याल उनकी लक ने साथ पीछे दिया था, लेकिन फ़ाइनल में उनकी लक और उनकी परफॉर्मेंस दोनों ही मतलब उनके साथ नहीं थी। और इसी तरह बहरहाल लाहौर ने जो कल बैटिंग की एंड पे, जो हिटिंग की है ब्रूक ने और साथ डेविड विजे ने, वो मैच को बहुत दूर ले गए थे। और जो ज़िम्मेदाराना दरमियान में पार्टनरशिप की है, उनको सहारा दिया है। जब वो क्लैप कर चुकी थी, 4 आउट हो चुके थे, वो मोहम्मद हफीज़ थे। मोहम्मद हफीज़ ने कमाल की जो है बैटिंग के साथ कामरान गुलाम ने कुछ साथ दिया है, लेकिन उसके बाद मोहम्मद हफीज़ उनको आगे लेकर गए हैं। और उसके अलावा उसके बाद हैरी ब्रूक और उसके अलावा डेविड विजे ने जो है ना उस इनिंग्स को 180 तक पहुंचा दिया। और उसके बाद जब बॉलिंग की बारी आई है तो मैच तो उनके हाथ में 80% आ चुका था, 70% तो पक्का आ चुका था जब 180 बन गए थे। और बाकी का काम 30% का काम उनके बॉलर ने आते ही शानदार, मतलब जो है पहले 4 ओवर अगर निकाल दें, 4 ओवर छाई हुई थी मुल्तान सुल्तान, लेकिन 4 ओवर्स में 39 थे और 0 आउट था। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने मतलब आके बॉलिंग की है शहनशाह अफरीदी ने, और उसके अलावा साथ हारिस रऊफ़ ने, और साथ फिर उनका साथ दिया है उनके ज़मान खान जो हैं, जिनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया है, इमर्जिंग प्लेयर थे। उन्होंने 18 विकेट्स ली हैं 13 मैच में और बड़ी पेस के साथ बॉलिंग करते रहे, कमाल कर दिया। तो बहरहाल उनका दिन भी था, लक भी थी, और उनकी फील्डिंग भी बहुत मुतासर कुन रही है लाहौर की। और इस पूरे पीएसएल में जो है फील्डिंग्स बहुत देखने में आई है। ठीक है, कुछ कैच छोड़े हैं, कुछ रन आउट कैच छोड़े हैं, वो खेल का हिस्सा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा फील्डिंग के ऊपर काम हुआ है, हिटिंग के ऊपर काम हुआ है, बॉलिंग के ऊपर काम हुआ है। तो पाकिस्तान ने पूरा टूर्नामेंट अपने मुल्क में करा कर पहली दफ़ा मतलब जो है यहाँ पे करवाया, पूरे का पूरा एक ही टाइम में, और कामयाब करवाया, और कोरोना के दिनों में करवाया। और उसके अलावा फिर जो लाहौरिये थे उन्होंने आकर जो स्टेडियम में आकर जोशो खरोश बढ़ाया, और इतने ज़्यादा फैन आए स्टेडियम में, वो भी एक देखने के काबिल था। चलें, कॉन्ग्रेचुलेशंस तमाम पीएसएल और बोर्ड को और लाहौर को और मैनेजमेंट को और लाहौर की मैनेजमेंट को और पीसीबी की मैनेजमेंट को। और इस तरह मैं उनको भी कहूँगा कि अपना दिल छोटा ना करें, मुल्तान सुल्तान को भी, और इस तरह बाकी टीम्स को भी। नेक्स्ट पीएसएल में इंशाल्लाह ताला आप अच्छी तैयारी के साथ आएँ,
चलें अभी हम कुछ बात करते हैं यूईटी की। हम यूईटी के अंदर अभी भी मैं इधर जुनेद स्टेडियम में मौजूद हूँ, जमशेद जुनेद स्टेडियम, J.J स्टेडियम या जे स्टेडियम हम इसे कहते हैं। इसमें एक मैच हो रहा है, एक टूर्नामेंट हो रहा है बल्कि HEC का। अभी मैं उनको लाइव कवरेज थोड़ी सी देता हूँ, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। चलें जी। अभी मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ। ये अभी आ नहीं रहा। चलें बहरहाल अभी लाइव तो नहीं आ रहा, मैं इस तरह से दिखा देता हूँ आपको। जी जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कुछ सीन, ये अभी मैच चल रहा है UMT वर्सेस गैरिसन यूनिवर्सिटी। UMT जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, उनका ये UMT यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी लाहौर, और उसके साथ गैरिसन यूनिवर्सिटी लाहौर जो है, इन दोनों के दरमियान मैच खेला जा रहा है। तो अभी ये चल रहा है। और अगर हम कल के मैच की बात करें तो कल मैच खेला गया था हमारे पास UET वर्सेस LIMS यूनिवर्सिटी के साथ, UET यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और इसी तरह अगर हम बात करें UET यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वर्सेस LIMS लाहौर, और इसी तरह उनमें से वन साइड मैच हो गया। UET ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग और बैटिंग की है। 35 ओवर्स का ही मैच होता है। 35 ओवर्स में 144 रन्स बनाए थे LIMS यूनिवर्सिटी ने, और आगे से UET ने 8 विकेट से ये मैच जीत ली है। वन साइड मैच कर दिया था। आप लोगों को बताते चलें कि ये HEC की तरफ से टूर्नामेंट हो रहा है, हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से। तो ये सब यूनिवर्सिटीज़ में हिस्सा ले रही हैं। ये UET के JJ स्टेडियम में मैच खेले जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको लाइव कवरेज इनकी देते रहेंगे, लम्हा बलम्हा इनके बारे में बताते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे PSL को देखते हुए और ऑस्ट्रेलिया को देखते हुए, जैसे वो पाकिस्तान में टीम आई, आगे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड आ रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये जो है पाकिस्तान में क्रिकेट के ऊपर असर तो पड़ेगा। और उसका असर हम देख भी रहे हैं कि सब यूनिवर्सिटीज़ और सब यंगस्टर और सब खिलाड़ी और ये जितना भी क्रिकेट डिपार्टमेंट है ये अब एक्टिव हो चुका है। तो चलें बहरहाल देखते हैं ये टूर्नामेंट कौन जीतता है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला UET ही ये जीतेगी टूर्नामेंट। बाकी सब भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बाकी सब भी जीत सकते हैं, कोई इतराज़ नहीं है। जो जीतना चाहे, जो अच्छा परफॉर्म करेगा जीत जाएगा। लेकिन इनको होम कंडीशंस का भी फ़ायदा होगा UET को, और UET के प्लेयर्स भी अच्छे हैं। UET की बॉलिंग बैटिंग बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे काफ़ी दिनों से वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे। बाकी टीम्स भी प्रैक्टिस के साथ ही, तैयारी के साथ ही आई होंगी, हम कह सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो UET की है उसकी तो मैं लाइव प्रैक्टिस देखता रहा हूँ। तो ये देखें अभी भी वो प्रैक्टिस जारी है। प्रैक्टिस वो सामने जो आप लोगों को नज़र आ रही है जाल, उसके अंदर प्रैक्टिस सेशन अभी भी हो रही है। और जहाँ पे अभी मैच खेला जा रहा है इन पिचेस के ऊपर उनकी प्रैक्टिस होती रही है बाकायदा तौर पे। नेट के अंदर भी प्रैक्टिस होती रही है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि ये UET ही टूर्नामेंट जीतेगी।
और यूईटी को जीतना भी चाहिए जितनी उन्होंने मेहनत की है। और उसके अलावा यूईटी के यहाँ जितने भी यंगस्टर हैं या यूईटी के जितने स्टूडेंट्स हैं और जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जब ये टूर्नामेंट एचईसी का ये पूरी यूनिवर्सिटी जितनी पंजाब की हैं या पाकिस्तान की हैं एचईसी की तरफ से वो यहाँ हिस्सा ले रही हैं, जब वहाँ से ये जीतेगा, यूईटी जीतेगा, तो फिर यूईटी के स्टूडेंट्स के ऊपर इसका असर पड़ेगा और जोशो खरोश आएगा और जो स्पोर्ट्स में मदद मिलेगी और क्रिकेट तरक्की करेगी। और बाकियों को भी मौका मिल रहा है, बाकी भी जो जीतेंगे, जो खेलेंगे, जो ना जीत सके या जीत गए, उनकी यूनिवर्सिटी में भी प्रमोशन होगी इन क्रिकेट की। और यही हमारी दुआ है कि सब के संविधान इस तरह जो है आबाद रहें। ओके जी, खुदा हाफिज़।